Hello, good evening, all of us स्टूडेंट। जैसे कि आप लोग को पता है, बड़ी मुश्किल से मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ और आज आपका पूरे जनवरी माह से लेकर के अभी तक में जितने भी महत्वपूर्ण घटना हुआ है उन सभी का आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। मतलब जितने भी महत्वपूर्ण करंट है ना इस साल में और जो भी एग्जाम है उस सभी के लिए ये जो है ना फिट होगा और सब आदमी इसको ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए, नोट बनाइए और कल हम इसको चेक करेंगे क्लास में। कल सभी को लेकर के आना है, रात में जग करके इसको नोट बनाइए। फिलहाल आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है? जल्दी से आप लोग कमेंट में इसको आंसर दीजिए। मैं कि लिखा चुका हूँ, पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, इसलिए कि इस बार आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए। चलिए आइए देखते हैं जनवरी से अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट है हम यहाँ लिख देता हूँ। करंट अफेयर्स कि आज की विशेष क्लास यही है। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण है आज हम आप लोग को फटाफट देने वाले हैं। चाहिए सबसे पहला आज है कि देख रहे हैं कि इस साल 2024 ईस्वी में पद्म पुरस्कार कितने व्यक्ति को दिया गया। तो आइए सबसे पहला देखते हैं कि पुरस्कार आइए आज भारत के जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आइए भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न है और वो भी भारत रत्न 2024 में 2 व्यक्ति को दिया गया, उनके बारे में भी आज अध्ययन करेंगे। तो आइए जितने भी आज महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सब के बारे में आज डिटेल से अध्ययन करेंगे और आप लोग भी ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो आइए भारत रत्न सबसे पहला देखेंगे। भारत रत्न पुरस्कार 2024 देखेंगे। आज ये देखिए आप लोग, इसकी शुरुआत से लेकर के अभी तक कि जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति को दिया गया उन सभी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुआ 1954 ईस्वी से। कितना ईस्वी से? 1954 ईस्वी से भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई। ठीक, तो 1954 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई। अब देखिए, तो 1954 ईस्वी में 3 व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। तो वह है, पहला है आपको सर्वपल्ली राधाकृष्ण, फर्स्ट जो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण को दिया गया भारत रत्न। इन्हीं के साथ दिया गया सी.वी. रमन को दिया गया। सी.वी. रमन को दिया गया। और तीसरा है सी राजगोपालाचारी को दिया गया। सी राज
गोपालाचारी को दिया गया था। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, भारत रत्न की शुरुआत हुए थे 1954 ईस्वी में, और 1954 ईस्वी में 3 व्यक्ति को दिया गया। देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्ण को, सीवी रमन को और श्री राजगोपालाचारी को, इस तीनों को दिया गया। एक बात है कि जब भी भारत रत्न दिए जाएंगे तो एक साथ अधिकतम, देखिए अधिकतम शब्द का, मैक्सिमम शब्द का प्रयोग मैं किया हूं, अधिकतम 3 व्यक्ति को ही भारत रत्न दिया जाता है, 3 से अधिक को नहीं। तो मैं यहां लिख रहा हूं, एक साथ अधिकतम भारत रत्न पुरस्कार 3 व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। एक साथ अधिकतम 3 व्यक्ति को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। हाँ, अब ये देखना है कि भारत रत्न किसको देंगे या भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये चीज को जानना जरूरी है। तो ये मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, तो भारत रत्न दिया जाता है उन व्यक्ति को जो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और सार्वजनिक सेवा और जनसेवा में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, उनको दिए जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं, ये तो आप लोग लिख लिए होंगे, इसको मिटाऊंगा और फिर आगे लिखूंगा कि आप लोग भी लिखते चलिएगा स्क्रीनशॉट ले लेकर के। आइए अब देखते हैं, भारत रत्न कला हो गया, साहित्य हो गया और विज्ञान हो गया, और उसके बाद सार्वजनिक सेवा उसका होगा। उसके बाद होगा जन सेवा क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए, दिया जाता है। तो देखिए, तो प्रश्न पूछ दे भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो देखिए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, कला के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण काम किए, जिसका महत्वपूर्ण योगदान रहा, और साहित्य के क्षेत्र में भी, विज्ञान के क्षेत्र में भी, सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में, जन सेवा के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्र में जो उत्कृष्ट योगदान, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, उन व्यक्ति को भारत रत्न देंगे। ये भी देख लिए। हाँ, अधिकतम एक साथ 3 व्यक्ति को ही दिया जाएंगे, 3 से अधिक व्यक्ति को नहीं दिया जाएंगे। हाँ, 3 से कम दिया जा सकता है, 3 से अधिक नहीं। तो एक साथ, और पहली बार इसकी शुरुआत हुए थे 1954 ईस्वी में। ये भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान या सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार या सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है। जो लिखना है लिखिए, या भारत रत्न भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कौन? भारत रत्न है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। और 2024 में तब आएंगे, कुछ और जानिए। तो सबसे पहले
किस महिला को भारत रत्न दिए गए? तो सबसे पहले भारत रत्न दिए गए श्रीमती इंदिरा गांधी जी को। श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी को सर्वप्रथम श्रीमती इंदिरा गांधी को सर्वप्रथम महिला के रूप में दिया गया, महिला के रूप में दिया गया। यानी कि सर्वप्रथम किस महिला को भारत रत्न दिया गया? तो वह श्रीमती इंदिरा गांधी। और आप लोग से एक क्वेश्चन है कि ये बताइए, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? ये सब कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। तो चलिए आइए, एक बात और जानिए, लता मंगेशकर को जो है उनको भी दिया गया भारत रत्न 2002 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 2002 ईस्वी में। लता मंगेशकर को जो है ना 2002 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया। लता मंगेशकर को 2002 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया। लेकिन खान अब्दुल गफ्फार खान ये प्रथम विदेशी व्यक्ति है जिसे भारत रत्न दिया गया। कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं ऊपर लिखूंगा। आज थोड़ा सा कैमरा को नजदीक किया हूं। आइए, सर्वप्रथम भारत रत्न जो है ना विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था 1987 ईस्वी में दिया गया था। वैसे आप लोग भी देख लीजिएगा। आइए, सर्वप्रथम किस विदेशी को भारत रत्न दिया गया था? तो इसका आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ये प्रथम विदेशी नागरिक है जिसे भारत रत्न दिया गया, आइए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया। ये प्रथम विदेशी है। अब आइए, सब कुछ को छोड़िए, 2024 पे देखिए। तो 2024 में 2 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया। आइए, 2024 ईस्वी में 2 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया है। 2024 ईस्वी में कितने व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया? तो 2 व्यक्ति को दिया गया। एक है बिहार के पूर्व सीएम जिसको मरणोपरांत दिया गया, वह है आपको कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। तो बिहार के पूर्व सीएम, ये बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री बने थे और 1 बार उप मुख्यमंत्री भी बने थे। कौन? कर्पूरी ठाकुर। तो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया
भारत रत्न 2024 में। और ये कहाँ के सीएम थे? बिहार के। दूसरा हो गया लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया। किसको? लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया। तो ये तो हो गया भारत रत्न 2024 का। ये तो इसको मेरे प्यारे छात्र छात्राओं VVI मार दीजिए। ये तो रामबाण हो गया कैडेट एक्सप्रेस का 2024 के लिए। हर एक एग्जाम में लगभग पूछे जाएंगे पेपर में ये। हाँ, तो ये हो गया आपको जो है ना। एक बात और चलते हैं इसको। ये तो भारत का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान हुआ ना। अब आइए आगे देखते हैं। लिख लिया होंगे आप लोग। तो किसी और के मिलने बहाने आ जा, कोई बात नहीं। आप लोग एक, तब तक आप लोग एक आंसर दीजिएगा कि आंसर ये देना है कि बिहार में कुल कितना वन क्षेत्रफल है। बिहार में कुल कितना वन क्षेत्रफल है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा सभी छात्र छात्राओं। अब आइए देखते हैं 2024 ईस्वी में 75वां गणतंत्र दिवस मनाए। क्या? 75वां गणतंत्र दिवस मनाए। आइए 2024 ईस्वी में 75वां गणतंत्र दिवस मनाए हैं। तो 2024 ईस्वी में कैमा गणतंत्र मनाए? 75वां गणतंत्र दिवस मनाए हैं। क्योंकि मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, हमारे संविधान को पूर्ण रूपेण लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो हमारे संविधान तो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। हमारे संविधान बनकर तैयार हुए, लेकिन हमारे संविधान को पूर्ण रूपेण लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसी सम्मान में हम लोग प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस या स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे हैं। तो हर साल किसी न किसी को चीफ गेस्ट के रूप में दूसरे देश के प्रमुख को बुलाते हैं, मुख्य अतिथि के रूप में। तो इस बार देखते हैं 75वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे। कहाँ के राष्ट्रपति? तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो आए थे। तो आइए मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे। फ्रांस के राष्ट्रपति, तो फ्रांस के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। तो इसका नाम है मैनुएल मैक्रो। क्या है? इमैनुअल, सॉरी, अच्छा से लिख लीजिए, थोड़ा सा परेशानी हो रहे हैं। इमैनुएल मैक्रो यही आए थे। कहाँ के राष्ट्रपति है ये फ्रांस के राष्ट्रपति यही आए थे 75वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर चीफ गेस्ट के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में।
तो एक क्वेश्चन और आप लोग को, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस तो है, लेकिन आप लोग ये बताइए, ये पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? ये आप लोग बताइएगा आंसर में, क्योंकि मैं 1000 बार बता चुका हूं। जब फ्रांस की राजधानी पेरिस है तो ये किस नदी के तट पर स्थित है और फैशन के नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? ये भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे की कहानी देखते हैं अपना सब। तो आगे की कहानी की जैसे कि है, आप 1 मिनट, अब आइए, यहां पे देखते हैं अपना सब पदम। क्या देखते हैं अपना सब? पदम देखते हैं। तो पदम दो तरह से लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। पदम, पदम पुरस्कार 2024। तो पदम पुरस्कार 2024 मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, पदम पुरस्कार 3 प्रकार के हैं। इसी ये पदम पुरस्कार जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आइए तो तीनों प्रकार के देखते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, पहले उनको समझिए। सबसे पदम विभूषण, पदम विभूषण। उसके बाद आइए पद्म भूषण। उसके बाद देखिए पद्मश्री। देखिए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए पहला देखिए पद्म विभूषण, दूसरा देखिए पद्मश्री, पद्म भूषण, और तीसरा देखिए पद्मश्री। तो ये जो हो गया, आप एक बात मैं यहां लिख रहा हूं, भारत रत्न, भारत रत्न। तो ध्यान दीजिए, अगर भारत रत्न को ध्यान देते हैं अपना सब। अब आइए यहाँ पे, मैं देख रहा हूं कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वही चेक कर रहा था। अब ध्यान दीजिए आप लोग, भारत रत्न ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो प्रथम हो गया। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हो गया पद्म विभूषण। भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हो गया पद्म भूषण। भारत का चौथा सबसे बड़ा सम्मान हो गया पद्मश्री। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, अगर प्रश्न पूछ दे भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान का नाम क्या है, तो वह पद्म विभूषण। तब भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है, तो है भारत रत्न। क्या है? भारत रत्न। भारत का सबसे छोटा नागरिक सम्मान कौन है, तो पद्मश्री है। कौन है? पद्मश्री है। तो जब भारत रत्न से काउंट कीजिएगा तो ये प्रथम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ये बात आप लोग को कंफ्यूज मत रहिएगा, क्योंकि मैं आपको भारत रत्न के लेकर के तब आपको बताया हूं। ये प्रथम नागरिक सम्मान, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब आइए, हाँ लेकिन ये पद्म से अलग है, पद्म पुरस्कार से ये अलग है। इसके तहत ये भारत रत्न नहीं आते हैं, इनके तहत तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आते हैं। इतना बात तो आप समझ गए होंगे। तो आइए ये इस तीनों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इस तीनों को सम्मिलित रूप से पद्म पुरस्कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्म पुरस्कार कहा जाता है, तीनों को सम्मिलित रूप से। अब देखते हैं
कि 2024 में ये मेरे प्यारे छात्र छात्राओं पद्म विभूषण जो है ना, पद्म विभूषण 5 व्यक्ति को दिया गया। कितने व्यक्ति को दिया गया? 5 व्यक्ति को दिया गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो 2024 में पद्म विभूषण कितने व्यक्ति को दिया गया? 5 व्यक्ति को दिया गया। पद्म भूषण जो है ये दिया गया आपको 17 व्यक्ति को दिया गया। कितना व्यक्ति को? 17 व्यक्ति को दिया गया। अब पद्म श्री जो है ना ये 110 व्यक्ति को दिया गया। कितना व्यक्ति को? 110 व्यक्ति को। कभी कभी आपको ये पूछ देंगे कि हाल ही 2024 में कितने व्यक्ति को पद्म श्री दिया गया? तो 110। तब 110 का नाम याद नहीं रखना है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। हाँ, उनमें से जो महत्वपूर्ण है उनको याद रखना पड़ेगा। जैसे मैं बिहारी हूं, तो बिहार के किस किस व्यक्ति को दिया गया पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, उनको तो याद रखना पड़ेगा। बिहार से संबंधित बिहार में अगर कोई भी पेपर होंगे उसमें क्वेश्चन बनने की 100% चांस है, इसलिए करके। तो अब ये देखते हैं इस पद्म विभूषण में है 5, पर इस 5 में हम देखेंगे एक एक। हम बिहारी है तो हम जुगाड़ खोजेंगे पास करने के लिए। तो इस 5 में से एक हमारे भारतीय भी बिहारी शामिल है। सॉरी, सब तो भारतीय है लेकिन इसमें एक बिहारी है। देखते हैं वो बिहारी का नाम देखते हैं क्या है। तो वह है बिंदेश्वर पाठक को दिया गया है। बिंदेश्वर पाठक को दिया गया। क्या ये बिहारी है? बिंदेश्वर पाठक को दिया गया पद्म विभूषण, बिहारी है। और समझ गए, इसको आप प्रश्न पूछ देंगे मेरे प्यारे छात्र छात्राओं कि पद्म विभूषण बिंदेश्वर पाठक को किस क्षेत्र में, किस कार्य के लिए दिया गया? तो इसका कार्य है सामाजिक, सोशल वर्क के लिए। इसको दिया गया सामाजिक कार्य के लिए, सोशल वर्क के लिए दिया गया। किसको? बिंदेश्वर पाठक को दिया गया। तो ये हो गया। अब देखते हैं, तो अब देखिएगा पद्म, अब बिहारी में देखते हैं कि पद्म विभूषण किस बिहारी को दिया गया है। तो चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर को दिया गया। चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर, चंद्रशेखर प्रसाद ठाकुर को दिया गया पद्म विभूषण, जो ये बिहारी है। अपना बिहारी याद रखेंगे। अब इसको किस क्षेत्र में? तो इसको दिया गया मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया। मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया ये बिहारी। तो एक यहाँ, एक बिहारी को पद्म विभूषण, एक बिहारी को पद्म भूषण, तो 2 हो गया। अब 5 दिया गया इस 110 जो देख रहे हैं ना, 110 में 5 बिहारी को दिया गया। कितने बिहारी को दिया गया? 5 बिहारी को। हम 5 के यहाँ नाम लिखेंगे, 5 का नाम यहाँ लिखेंगे। थोड़ा सा जगह कम है, पर इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं मिटा करके वहाँ लिखूंगा। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। तो आइए इसको देखते हैं। चलिए, आइए देखते हैं। ये 5 बिहारी को दिया गया। आइए पहला देखते हैं। पहला आपका अशोक कुमार विश्वास को, अशोक कुमार विश्वास को दिया गया। दूसरा देखते हैं आपको सुरेंद्र किशोर को दिया गया। सुरेंद्र, ठंडा कम करो खरखर, कैमरा बड़ा तेज है, बुझलिए। आ कनियो तो खरखरेबे ना,
इक्कीस कॉलेज। सुरेंद्र किशोर को दिया गया। सुरेंद्र किशोर को दिया गया। तीसरा देखते हैं शांति देवी पासवान को। शांति देवी पासवान। आइए चौथा देखते हैं शिवन पासवान को। शिवन पासवान को। आइए पांचवा देखते हैं अपन लोग राम किशोर मल्लिक को। राम किशोर मल्लिक को दिया गया। अब ध्यान देते हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, अशोक कुमार विश्वास को दिया गया, सुरेंद्र किशोर को दिया गया, शांति देवी पासवान को दिया गया और शिवन पासवान को दिया गया और राम किशोर मल्लिक को दिया गया। सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है, वो पति पत्नी की जोड़ा भी क्या जोड़ा है, जब दोनों को एक साथ जब दोनों को एक साथ भारत के चौथा सबसे बड़ा सम्मान दिया जाए तो इससे बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकता है। सोचिए। तो मेरा कहने के मेरे प्यारे, ये शांति देवी और शिवन पासवान दोनों पति पत्नी हैं। ये पत्नी है, ये पति है। देखिए दोनों को एक साथ भारत के चौथा सम्मान दिया गया। भारत के चौथा बड़ा सम्मान दिया गया। इससे बेसी क्या खुशी होगा। इसी को कहते हैं कर भला तो हो भला। कल के आप पछताए तो हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी वक्त है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, अभी समय है, मेहनत कर लो, फिर ऐसा वक्त नहीं आएगा। आज आपको जिससे बात करने में जितना तकलीफ होती है ना, अपना मेहनत से एक ऐसा वक्त लाओ, उसे मुझसे मिलना होगा मेरे वक्त लेकर के, ऐसा वक्त लगे। तो चलिए, तो टोटल जो है 2024 में कुल 7 बिहारी को पद्म पुरस्कार दिया गया। एक दिया गया पद्म भूषण, एक दिया गया पद्म विभूषण, 2 और 5 दिया गया पद्म श्री। तो टोटल 7 बिहारी को दिया गया ना। तो याद रखिएगा, टोटल 7 का नाम याद रखिएगा। समझ गए ना। तो चलिए इसके साथ, हाँ टोटल है 2024 में टोटल 132 व्यक्ति को दिया गया। कितने व्यक्ति को दिया गया? टोटल 132 को दिया गया। अभी हम जोड़ाता हूँ, जोड़ लीजिए। अभी जोड़ के बताते हैं, देखिएगा। अभी जोड़िएगा तो दिया 5 दिया गया आपको। किसको? 5 दिया गया मतलब पद्म विभूषण, 17 दिया गया पद्म भूषण और 110 दिया गया पद्मश्री। तो जोड़िएगा कितना हो गया? 7 5 12, तो 22 हो गया। तो 22 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 132 व्यक्ति को टोटल दिया गया 2024 में पद्म पुरस्कार। चलिए आइए, तो ये आपको अपना बिहार से संबंधित जो महत्वपूर्ण था इसमें हम बता दिए और उनको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अपना सब आगे चलते हैं। आइए देखते हैं अपना सब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। आइए देखते हैं हेनले
पासपोर्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 इसी साल का ये इंडेक्स है। और सबसे पहले देखेंगे जारी करता, ये इंडेक्स कौन जारी करता, जारी करता, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 ये आपको जारी किया हेनले एंड पार्टनर्स, देखिए जारी करता हेनले एवं पार्टनर्स ने, ये दोनों ने मिल करके 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया। और इस बार जो है टोटल जो है 199 देश को शामिल किया, 199 देशों को जो है ना शामिल किया। कितना देश को, 199 देशों को शामिल किया। 199 देशों में देखेंगे शीर्ष पर कौन सा देश रहा, शीर्ष पे जो है एक साथ 2 देश रहा, जापान एवं सिंगापुर, मतलब जापान एवं सिंगापुर दोनों सम्मिलित रूप से जो है ना शीर्ष स्थान पे रहा। अब इसमें देखेंगे अपना भारत का स्थान, भारत का स्थान इसमें है आपको, भारत का स्थान 80वां है, भारत का कितना स्थान है, भारत का 80वां स्थान है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 कौन जारी किया, हेनले एंड पार्टनर्स ने। कुल कितना देश को शामिल किया गया, 199 देश को। इसमें शीर्ष पे मतलब प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ, जापान और सिंगापुर को सम्मिलित रूप से। अपना भारत का स्थान केमा है, 80वां स्थान है। तो ये पार्ट एक इंडेक्स बता दिए। अब आइए चलते हैं अपना लोग, देखिए इसके शॉट ले लिए होंगे, तो चलिए ले लिए होंगे तो आगे बढ़ते हैं, ले लिए होंगे तो टाइम गमाएंगे नहीं, टाइम को आगे फटाफट लेके चलते रहेंगे, समय कम है, हम भी हिस्से चलेंगे। अब आइए देखते हैं, एक त्योहार मनाया गया है, थाई पुसम त्योहार, थाई पुसम त्योहार, थाई पुसम त्योहार 2024। देखिएगा थाई पुसम त्योहार 2024 में मनाया गया। ये त्योहार 2024 में मनाया गया, तमिलनाडु में मनाया गया। कहाँ मनाया गया, तमिलनाडु में, नाडु में मनाया गया। कहाँ मनाया गया, तमिलनाडु। और जानते तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, चेन्नई, राजधानी है चेन्नई, इसकी राजधानी चेन्नई, इसकी राजधानी कहाँ है, चेन्नई है। यह भारत के सबसे दक्षिणी राज्य है, भारत के सबसे ये दक्षिणी राज्य है। एक बात और जानिए, अब देखिए तमिलनाडु में ही भारत के जो है ना सबसे, भारत के सत्य मुख्य भूभाग का सीमा जो है तमिलनाडु में ही है, वह आपको कन्याकुमारी। कौन है, कन्याकुमारी। तो चलिए अब आगे देखते हैं, थाई पुसम त्योहार कहाँ मनाया गया 2024 में, तमिलनाडु में मनाया गया। कहाँ मनाया गया, तमिलनाडु में मनाया गया। अब देखते हैं डेजर्ट फेस्टिवल, चलिए आगे देखते हैं अपना सब।
क्या देते हैं, डेजर्ट फेस्टिवल, मतलब त्योहार डेजर्ट फेस्टिवल 2024। तो ये आपको मनाया गया जैसलमेर में। कहाँ मनाया गया ये, जैसलमेर। जैसलमेर कहाँ है, राजस्थान में, राजस्थान। इसकी राजधानी राजस्थान की राजधानी जयपुर। कहाँ है, जयपुर है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर है। आइए ध्यान से देते हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। एक बात और जानिए अपना सर, एक बात और जानिए, इसकी राजधानी कहाँ है, जयपुर है। और इसके बाद देखिए राजस्थान के अंतर्गत भारत का सबसे मरुस्थल स्थित है। कौन सा, मरुस्थल स्थित है। तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं। आइए आप लोग लिखते चलिएगा। आइए यहां पे देखिएगा, राजस्थान। एक बात देखिएगा, राजस्थान, यह जो राजस्थान है भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। ये भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। कौन, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है, राजस्थान है। उसके बाद आप ध्यान दीजिए, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है, जो राजस्थान में स्थित है, जो राजस्थान में स्थित है। अब इसी देखिएगा, अरावली पर्वत भी राजस्थान में स्थित है। यहां देखिए, अरावली पर्वत राजस्थान में स्थित है। इसे भारत का सबसे प्राचीन पर्वत माना जाता है। इसे भारत का सबसे प्राचीन पर्वत माना, सबसे प्राचीन वलित पर्वत, सबसे प्राचीन वलित या मोरदार पर्वत मानी जाती है। किसे, राजस्थान, मतलब किसे, अरावली को। अरावली इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इसकी ऊंचाई जो है ना, इसकी ऊंचाई किसका मतलब, गुरु शिखर की मतलब इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। चलिए लिखिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, मिटाते हैं इसको। ले लिए होंगे, मिटाते हैं, समय नहीं है, फटाफट हम भी आपको
आइए आगे चलते हैं अपना सब। अब देखते हैं गोल मेला महोत्सव, गोले मेला, सॉरी आइए, गोले मेला, गोले मेला महोत्सव, गोले मेला महोत्सव 2024 में ये मनाया गया आपको जो है ना उधमपुर में। ये मनाया गया कहाँ? उधमपुर जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो गोले मेला महोत्सव, गोले मेला महोत्सव 2024 में कहाँ आयोजन किया गया? उधमपुर कहाँ है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, ये अब राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी श्रीनगर है, श्रीनगर है। किसका? जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? श्रीनगर में है। इसी जम्मू कश्मीर में भारत के सबसे बड़ा मीठे पानी का झील उल्लर झील स्थित है। आइए, जम्मू एंड कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील, मीठे पानी का झील उल्लर झील स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये जम्मू कश्मीर में भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील उल्लर झील स्थित है। समझ गए ना? तो ये स्थित है। चलिए लिख लिए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, फटाफट लिखते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। आप लोग भी स्क्रीनशॉट लेते चलिए और आगे भागते चलिए। अब आइए आगे देखते हैं अपना सब कि कुछ अपना सब देखते हैं। अब आइए देखते हैं कुछ बेसिक पॉइंट देखते हैं जो सबको पता है। कितना को नहीं भी पता है तो फिर भी जानिए। ये बेसिक पॉइंट सबके लिए महत्वपूर्ण है। ये बेसिक पॉइंट सबके लिए महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में राष्ट्रपति जो है, आइए राष्ट्रपति, आइए फटाफट चलिए, 2 भाग में लिखते जाएंगे क्योंकि समय। आइए, राष्ट्रपति, वर्तमान में राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी ये वर्तमान में द्रौपदी जो है ये राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू ये क्या है? ये राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। ये जो है आपको भारत का 15वां राष्ट्रपति है। तो कभी कभी सबको पता है वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, लेकिन ये भारत के कैमे बनी तो वह आपको कम है 15वां बनी। हाँ, लेकिन अभी तक 16 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। लेकिन भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद थे, आइए भारत का प्रथम राष्ट्रपति, आइए
प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भारत का पहला राष्ट्रपति है कि जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने। ये कितना बार बने? 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। इसके बाद अभी तक कोई भी व्यक्ति भारत के 2 बार राष्ट्रपति नहीं बने हैं। तो जब ये 2 बार बन गए तो 2 बार ये बन गए, और अभी तक मात्र 15 व्यक्ति राष्ट्रपति बने, लेकिन 2 बार ये बन गए तो कुल तो 16 बार हो गए ना। लेकिन ये व्यक्ति के रूप में 15वां। हाँ, वैसे कितना बार बना है तो 16 बार बन चुका है भारत में राष्ट्रपति। लेकिन कितने व्यक्ति बना है तो 15 तक, तो व्यक्ति की दृष्टिकोण से 15वां है, वैसे 16वां हो सकता है। आइए तो अब देखते हैं द्रौपदी मुर्मू। ये भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति है। कौन? द्रौपदी मुर्मू। और द्रौपदी मुर्मू ये भारत के प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति है। लिखिए, और ये स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम राष्ट्रपति है। लिखिए, ये भारत का प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति है। कौन? द्रौपदी मुर्मू। ये स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम राष्ट्रपति है। मतलब आजादी के बाद जन्मे, उसके बाद आजाद भारत में जन्मे ये प्रथम व्यक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति बने थे। आइए, ये तो हो गया। अब आगे चलते हैं, अपना शब्द है ना उपराष्ट्रपति देखते हैं। ज्यादा नहीं, उपराष्ट्रपति। तो वर्तमान उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ ये वर्तमान राष्ट्रपति है। कौन? जगदीप धनखड़। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, इस बात को ध्यान दीजिए। तो ये वर्तमान राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है, लेकिन भारत का प्रथम राष्ट्रपति, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। आइए, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। आइए, प्रथम उपराष्ट्रपति। तो प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। ये जो है ना, देखिए थोड़ा सा इंक देने दीजिए, मार्कर देख रहे हैं कि सही से लिख नहीं रहा है, तो आप लोग के लिए थोड़ा से वेट कीजिए और अच्छी तरह से सब आदमी नोट बनाइएगा। देखिए, मैं एक बार भी टाइम नहीं गंवा रहा हूँ, मैं फटाफट बनाते जा रहा हूँ। आप लोग के लिए कितना मैं मेहनत कर रहा हूँ। देखिए, मैं भोर से लेकर अभी तक बोल रहा हूँ, माथा में टेंशन हो रहा है, मतलब दर्द हो रहा है, उसके बावजूद भी मैं आप लोग की वीडियो बनाता हूँ। क्या कीजिएगा, जिंदगी ही जख्मों से भरी है, वक्त को मलहम बनाना सीख लो, हारना है तो एक दिन, मौत से फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। बाबा बाबा। आइए देखिए, ये 2 बार उपराष्ट्रपति बने और 1 बार राष्ट्रपति बने, 1 बार राष्ट्रपति बने। और इन्हीं के जन्मदिन पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो भारत में सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन पर जो है ना 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हुआ। अच्छा बताइए, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाए जाते हैं? सभी छात्र छात्राओं कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। आइए, सर्वपल्ली राधाकृष्ण ये भारत का प्रथम व्यक्ति है किसे
सबसे पहली बार इसी को भारत रत्न दिया गया। आइए, सर्वप्रथम भारत रत्न इसे दिया गया। सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया। सर्वप्रथम भारत रत्न किसे दिया गया? सर्वप्रथम भारत रत्न किसे दिया गया? सर्वपल्ली राधा कृष्ण को। इतना चीज आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए इसकी शॉट लीजिए, आगे चलते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। बिल्कुल 1 मिनट भी समय नहीं गंवाएंगे और चुटकियों में आगे बढ़ेंगे। अब आइए समझते हैं अपना सब। आइए देखते हैं मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ है। यह भारत के 50वां मुख्य न्यायाधीश है। कौन? DY चंद्रचूड़। इसका पिताजी का नाम है YV चंद्रचूड़, वह भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। गजब का। बेटा हो तो DY चंद्रचूड़ के साथ, बाप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस, तो बेटा भी बने। इसको कहते हैं नाला पे डाला मारना, और इसको कहते हैं बाप की पगड़ी को गिर नहीं दिया। ऐसे संतान ही योग संतान कहलाते हैं, जो पिता के फिक्र को फक्र में बदल दिया, इसको कहते हैं। चलिए आइए, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप लोग समझदार हैं। तब आइए वर्तमान में देखिएगा। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। न्यायाधीशों की संख्या ये वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 है। तो 34 है, इसमें एक हो गया मुख्य न्यायाधीश और उसके बाद 33 हो गया अन्य न्यायाधीश। तो क्वेश्चन पूछेंगे वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कितने, मतलब वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितना? 34। इसमें एक न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश थे। उसके बाद आइए ये देखते हैं। उसके बाद चलते हैं आगे, चलते हैं अपना सब। जब सुप्रीम कोर्ट की बात आया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, ये अपना कार्य शुरू किया था 28 जनवरी 1950 ईस्वी से। 28 जनवरी 1950 ईस्वी से सुप्रीम कोर्ट अपना कार्य प्रारंभ किए, और सुप्रीम कोर्ट इसी को उच्चतम न्यायालय, शीर्ष अदालत कहते हैं। और ये प्रावधान लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत में सुप्रीम कोर्ट जो लिया गया, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से। देखिए, ये प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। 1935 से लिया गया है। कहां से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। एक बात और लिखिए, वर्तमान में जो है भारत में 25 हाई कोर्ट है। कितना हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। लिखिए
वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट 25 हाई कोर्ट है। तो 25 हाई कोर्ट है। वर्तमान में कितना हाई कोर्ट है भारत में? 25 हाई कोर्ट है। तो चलिए आप लोग लिख लिए होंगे। अब फिर आगे चलते हैं अपना सब। अब आगे चलते हैं। आइए फटाफट आप लोग भी लिखते चलिए, आगे भागते चलना है। आज टाइम को कोई मत देखिए। आज कैरेट को जो है ना धज्जियां उड़ा देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अब आइए देखते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। देखते हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, या उससे भी पहले देखते हैं महान्यायवादी। देखते हैं महान्यायवादी। तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी है आपको आर वेंकट रमनी। आइए वर्तमान में जो है आर वेंकट रमनी है। तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी है। और आर वेंकट रमनी ये 16वां है। ये कितना है? ये 16वां है। का भारत का एक महान्यायवादी होंगे अनुच्छेद 76 में। काहे रे बार बार घिस रहा है, आराम से रहो ना। सब एक ही बार अभी डिस्टर्ब करने में आया है। एक मिनट रुकिए आप लोग, पास चले आने दीजिए। देखिए थोड़ा सा फंस गया मोबाइल, इंतजार कीजिए। पाँव में लग रहा है तो स्टैंड कैमरा गिर जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, इसीलिए कि इसको सरियाना बहुत जरूरी था। आइए कोई बात नहीं, जग नहीं पाइए और रुकिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत। आइए भारत का महान्यायवादी हो गया अनुच्छेद 76 में वर्णन है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी को वर्णन किया गया है कि महान्यायवादी होगा अनुच्छेद 76। ये भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, मतलब कानून अधिकारी। ये भारत सरकार का वकील कहलाता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसकी कार्यकाल राष्ट्रपति के अनुसार होता है। राष्ट्रपति जब तक इसको चाहेगा तब तक ये पद पर बना देगा, राष्ट्रपति जब चाहेगा तब इसको हटा देगा, और इसका नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। देख लीजिए, यह भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। यह भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। कौन? महान्यायवादी। इसकी नियुक्ति क्या बताए, मेरा मूड ऑफ हो रहा है, बार बार दिक्कत कर रहा, डिस्टर्ब कर रहा है। आइए, हो जाता है डिस्टर्ब, बार बार बीच में कर रहा है, वाइट कर रहा है। आइए, यह भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। देखो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि वो भी ध्यान में रखना पड़ता। यह भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। इसकी आइए, यह भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और ये अपने पद पर राष्ट्रपति के अनुसार बना होता है। कौन? ये। हाँ, ये किसी भी अदालत में उपस्थित हो सकता है। तो चलिए ज्यादा कुछ नहीं, तो वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी। ये कहना है 16वां है। इसकी नियुक्ति, इसका प्रावधान क्या गया? अनुच्छेद 76। इसकी नियुक्ति कौन करता है?
राष्ट्रपति। ये अपने पद पर किसके अनुसार बना रहता है? राष्ट्रपति के अनुसार। और ये भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। चलिए इतना लिख लिए। अब लिख लिए होंगे, चलिए आगे चलते हैं, समय नहीं देंगे, मिटाते चलते हैं, आगे भागते चलिए। आज हम धज्जियां उड़ा देंगे। अब आइए आगे देखते हैं आप लोग, मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तो वर्तमान में राजीव कुमार है। राजीव कुमार है। और ये राजीव कुमार भारत के जो है ना 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त है। क्या है ये? 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त है। 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त है कौन? राजीव कुमार। लेकिन ये भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन था। कौन? लिखते हैं यहाँ पे, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन था। क्वेश्चन पूछे जाता है, ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहीं इससे ज्यादा ये बेटर इंपॉर्टेंट पूछ देते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन था। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। ये कहना है, ये 25वां है। आइए चुनाव आयुक्त, सबसे पहले देखते हैं चुनाव आयोग। देखते हैं चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन इसको बोलते हैं। इलेक्शन कमीशन, इसकी स्थापना हुआ था। स्थापना किसका? चुनाव आयोग का। इसकी स्थापना हुआ था 25 जनवरी। कब? 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। लिखिए यहाँ पे, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता, प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता। 25 जनवरी को मनाया जाता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए होंगे। चलते हैं आगे। बिल्कुल टाइम सोचने का नहीं देंगे आप लोगों को मौका, बिल्कुल नहीं देंगे। सोचिएगा टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए के लिखिए, मिटाइए, आगे भागिए। आइए हम देखते हैं। अब देखते हैं चीफ ऑफ डिफेंस, CDS। चीफ ऑफ डिफेंस, चीफ ऑफ डिफेंस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? CDS बोलते हैं। देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS। तो आइए सबसे देखते हैं, भारत का प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत था। वर्तमान में भारत का CDS अनिल चौहान है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत का प्रथम CDS, मतलब इसी का शॉर्ट में लिखते हैं CDS। हो गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो इसका शॉर्ट में लिखते हैं भारत का प्रथम CDS, भारत का प्रथम CDS
जनरल बिपिन रावत थे और वर्तमान में भारत का सीडीएस अनिल चौहान है। और ये अनिल चौहान जो है, ये भारत का जो है ना, ये दूसरा सीडीएस है, ये दूसरा सीडीएस है। मतलब अभी तक प्रथम तो ये है जनरल बिपिन रावत, इसका मृत्यु हो गया हवाई जहाज दुर्घटना में, और दूसरा इससे बनाया गया, किसे? अनिल चौहान को बनाया गया है। समझ गए? इसलिए कि याद रखिएगा इसको। अब आइए आगे देखते हैं अपना सब। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं नीति आयोग। देखिए इसकी स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 ईस्वी को, नीति आयोग का। और इसका पूर्व नाम योजना आयोग। नीति आयोग, योजना आयोग का ही नाम बदल करके जो है ना, नीति आयोग का दिया गया। आप लोग खुद आंसर दीजिएगा, योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर दीजिएगा। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक ना। अब आइए, अब इसका देखते हैं उपाधि। इसका तो देखिएगा, अध्यक्ष जो होता है ना, इसका अध्यक्ष होता है पीएम, प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। अब ये इसका देखते हैं उपाध्यक्ष। इसका उपाध्यक्ष आइए, तो नीति आयोग के इसका उपाध्यक्ष है आपको सुमन कुमार बेरी है। अब आइए, तो अब इसका देखता है सीईओ, मतलब नीति आयोग के सीईओ जो है ना, VR सुब्रमण्यम, VR सुब्रमण्यम BVR सुब्रमण्यम इसका सीईओ है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लीजिएगा, बड़ा पूछे जाता है एग्जाम में। तो चलिए, आप लोग हो गया होगा इसमें, तो हो गया होगा। तो अब आगे चलते हैं। एक और बता के आज सेशन यही समाप्त करेंगे, फिर कल आप लोग को इससे आगे लेकर के आऊंगा वीडियो, ठीक ना। आइए, उसके बाद आइए अपना सब देखते हैं कि आइए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, आइए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगरिया। कौन है? अरविंद पनगरिया है। ये प्रश्न पूछे जाएंगे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगरिया। आइए 15वें वित्त
आयोग के अध्यक्ष, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं केसी नियोगी। केसी नियोगी कौन है? केसी नियोगी, क्या ना, सॉरी ये देखना पड़ेगा अभी माथा में, ठीक है। आज कुछ नहीं रखते हैं आप लोग, चलिए इसका ये लिख लीजिएगा, इसका हम कल देखेंगे, समझ गए। माथा में थोड़ा समय जो खाना भी बनाना है, माथा में चक्कर भी आ रहे हैं, सुबह से अभी तक बोल ही रहे हैं। चलिए आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो भी दोस्तों ग्रुप में भेज दीजिएगा। अच्छी तरह से नोट बनाकर अध्ययन कर लीजिएगा। ज़्यादा समय हम भी व्यस्त नहीं किए, फटाफट भागते गए हैं। बहुत क्वेश्चन को भी इसमें शामिल किए हैं। जो क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए और पर इस समझ गए ना, और पूरी मेहनत कीजिए। अब आपके पीछे हम भी जी तोड़ आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। इतने अच्छे से क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन को इसमें शामिल किए हैं। फिर कल इसी प्रकार का आपको वीडियो बनेंगे। धन्यवाद।